Very good morning to all of you. I hope you all are doing well and welcome in our channel. आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आज के अपने लेक्चर 32 में, जो कि हम पुनरावलोकन कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें हम आजकल एंशंट हिस्ट्री भी देख रहे हैं, कहीं कहीं मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम काफ़ी हद तक कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से और भी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या पॉलिटी हो, उन सब को हम धीरे धीरे जो है अपना कवर करेंगे आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। चलिए आज के लेक्चर की बात करें, इससे पहले जो बच्चे नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो हमने देखिए कल भी हमने इसी तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया था, कुछ मिलते जुलते, तो आइए इसको समझते हैं। 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। और इन केंद्रों की अगुवाई किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। तो याद रखिएगा कौन इसमें शामिल नहीं था? चित्तौड़, ठीक है। बाकी सब इसमें इन्वॉल्व थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर। और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए इसके दौरान क्या हुआ था, बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। जबकि मुंगेर क्षेत्र जो है इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। कौन सा? मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित रहा था। तो कह रहे कौन कौन से अप्रभावित रहे हैं इसमें। अच्छा, एक और ऑप्शन था इसमें, ओके फाइन, इसमें एक और ऑप्शन आपका था, ऑप्शन 5 था, जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है किसी कारणवश, टाइपिंग में एरर है, मुंगेर, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शंस, तभी तो आपको 5th यहाँ दिया गया है। तो कह रहा है कि कौन सा उसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन डी यानी कि मुंगेर उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। सूची 1 में दिया गया है 1857 के विप्लव के नायक, और सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्र दिए गए। जैसे वक्त खां के सामने अवध दिया गया, उसी प्रकार से मोहम्मद अब्दुल्लाह के सामने कानपुर, अहमदुल्लाह के सामने, ठीक है। तो करेक्ट इसका क्या होगा, देखिए जो ये नायक है विप्लव के, तो आप देखेंगे वक्त खां के सामने होना चाहिए दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला के सामने आपका होना चाहिए यहाँ पर अवध, ठीक है। कुंवर सिंह के सामने आपका होना चाहिए आरा, और नाना साहब के सामने कानपुर। तो देखिए इसका सही मिलान ए का 4 कहाँ दिख रहा है आपको? सिर्फ एक में ही दिख रहा है ना यहाँ पर, ए का 4। इसके बाद देखिए सारे ऑप्शंस ये हैं कि नहीं है, बिल्कुल यही आप ऑप्शंस हैं आपके सारे, ठीक है। तो इस तरह के मैच द फॉलोइंग को अच्छे से लेकर जाइएगा, काफ़ी प्रश्न इससे पीसीएस में पूछे जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जैसे 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लखनऊ से अगर हम कहें तो बेगम हजरत महल, ठीक है, अभी ऊपर भी हमने समझा था। कानपुर से अगर हम बात कहें, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्लाह, ठीक है, कानपुर और फतेहपुर में आप देखेंगे अजीमुल्लाह खां थे। फैज़ाबाद अगर देखा जाए तो मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह जिसको बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए बाकी जो दिए गए संबलपुर, सुंदेर, इनका स्थान दिया गया, और नेतृत्व, ये इनका नेतृत्व है, ये इनका स्थान है, ठीक है, नेतृत्व करता है, एक तरफ उनका स्थान है। तो लखनऊ का जो है वो लियाकत अली नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि जो लियाकत अली का जन्म 1817 में इलाहाबाद के चायल में हुआ था, और 1857 के विद्रोह में तत्कालीन इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, और इनका संबंध लखनऊ से नहीं था, ठीक है, इलाहाबाद से था। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहिब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सक्रिय में कौन थे इसमें? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। और लखनऊ में इस विद्रोह का जो प्रारंभ है वो 30 मई, लखनऊ में जो इस विद्रोह का प्रारंभ है 30 मई 1857 में हुआ, और यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया।
हम बार बार समझ रहे हैं इस बात को। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से इस विद्रोह में भाग लिया। और इस प्रकार जो ये प्रश्न दिया गया, इनके सभी विकल्पों में सही उत्तर कौन सा, ऑप्शन ई है, क्योंकि इसमें से कई और लोग भी हैं जिन्होंने इसमें भाग, कह रहे हैं जो सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। देखिए सही क्रम इनका समझते हैं। नाना साहेब जो क्रांतिकारी थे, इनका स्थान करेक्ट क्या है, कानपुर है। ठीक है, इसके बाद नवाब हामिद अली खान का क्या है, दिल्ली है। इसके बाद आप देखेंगे मौलवी अहमदुल्लाह का क्या है, यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, लखनऊ है। इसके बाद मनी राम दीवान का आप देखेंगे यहाँ पर असम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखें तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त जो है आप देखेंगे अंतिम गवर्नर जनरल था, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। यानी कि ब्रिटिश जो है भारत में जो कंपनी आई थी उसमें नियुक्त किया हुआ अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो अभी भी हमने देखा था भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद 1857 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। अभी हमने ऊपर समझा। देखिए एक ही तरीके के प्रश्न से कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो हमने देखा लॉर्ड कैनिंग जो है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, जनरल हैपकॉक, जनरल सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसमें क्या है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये आपको इतने सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे। वहीं 23 सितंबर 1857 को मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैपकॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। तो आप देखेंगे ऑप्शन कौन कौन से कह रहा है इसमें, जनरल जॉन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, और फिर आपका होगा सर हेनरी लॉरेंस। तो सही उत्तर कह रहा है ना कि इसमें किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइए विचार कीजिए। कथन एक का क्या कह रहा है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण आपका दूसरा बी क्या कहता है। अगर हम क देखें तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। अब नीचे कुछ कोड दिए गए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में आप देखें कथन और कारण दोनों करेक्ट बता रहा है। ठीक है, कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो यहाँ पर संज्ञा है एक्चुअली। ठीक है, सर जेम्स आउटरम टेलर, B.A. स्मिथ, सर जॉन लॉरेंस, T.R. हॉल्मस। तो देखिए सर जेम्स जो आउटरम थे और W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, और आउटरम का ऐसा विचार था कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया है, और सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये कहा गया कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। सीले ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसमें सर्वसाधारण का समर्थन भी प्राप्त था।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सर जेम्स आउटरम टेलर ने यहाँ पर इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, B.G. सावरकर, अशोक मेहता। तो आधुनिक इतिहासकार कौन थे यहाँ पर? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, B.G. सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को इन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता के संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? तो अभी हमने ऊपर देखा था किसने दिया था 1857 संग्राम पहला स्वतंत्रता संग्राम B.D. सावरकर ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो अभी हमने देखा B.D. सावरकर के द्वारा किया गया था। देखिए किस प्रकार से घुमा फिरा के एक ही दो प्रश्नों को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन था ये? इसमें सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 उन्होंने प्रकाशित की थी 1957 में। याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। किसकी पुस्तक थी ये? S.N. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन की थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां, B.D. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो सर सैयद अहमद खां कौन कौन से दिए गए हैं? तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खां ने जो पुस्तक लिखी थी असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसे 1857 के विद्रोह के कारणों में ये चर्चा में रही थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1857 के विप्लवों के कारण लिखे थे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किससे संबंधित है? R.C. मजूमदार से, S.N. सेन से, तारचंद से, V.D. सावरकर से। तो जल्दी सोचिए किससे संबंधित है ये? R.C. मजूमदार से, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक द सिपॉय मुटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया, और मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यानी कि R.C. मजूमदार के द्वारा ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था? इस निर्णय से इसका करना कठिन है। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था R.C. मजूमदार, सैयद अहमद, रॉबर्ट्स, कूपलैंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए R.C. मजूमदार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर भी समझा था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ताराचंद, डॉक्टर S.N. सेन, सावरकर, डॉक्टर R.C. मजूमदार। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आप ये ताराचंद की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर R.C. मजूमदार, क्योंकि इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। इन्होंने अपनी पुस्तक द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कहा कि अभी सेम हमने समझा था, क्या था? तथाकथित राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, डॉक्टर जेम आउटरम, W. टेलर, T.R. होल्मस और E.L.R. रीज, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के बीच में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था के ये मानते थे। ठीक है, R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया है। ये क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समझिए कि
ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की जो बागडोर है वो कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। इसीलिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में ऑप्शन सी की जो अवधारणा है वो बिल्कुल सही है, जबकि बाकी कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा विप्लव होता है, जैसे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, पावना उपद्रव। तो कह रहे हैं कि बंगाल में 1857 के विद्रोह के बाद तुरंत कौन सा विप्लव हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न जो हैं आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह जो कि 1859 से 60 के बीच में हुआ, वही सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। ठीक है, नील जो उपद्रव था, जो विद्रोह था, उसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी और नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी। इस कारण नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए ये जो आंदोलन है, इसमें सबसे ज़्यादा विख्यात और व्यापक जुझारू विद्रोह जो था वो नील उपद्रव था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो हमने देखा कि नील विद्रोह जो है वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित और जुझारू ये विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 यानी कि सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में हुई थी। और इस विद्रोह का कारण था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी। इसके संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। इसकी रचना किसने की थी? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली बंकिम चटर्जी होगा, यहाँ पर शरत चंद्र चटर्जी नहीं, बंकिम चटर्जी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे कुछ ऑप्शंस हमें जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर एक्चुअली देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गलत ही दिए गए एक्चुअली। यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, फिर दीन बंधु मित्र होगा। यहाँ पर क्या होगा? दीन बंधु यहाँ पर हो जाएगा मित्र। और इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। बाकी के ऑप्शंस गलत है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, तो ये किसने लिखी थी? शतरंज चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वरेंद्र घोष, दीन बंधु मित्र। तो हमने देखा था दीन बंधु जो मित्र है उनके द्वारा इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया था। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीन बंधु मित्र, बंकिम चटर्जी। तो ऑप्शन सी दीन बंधु मित्र जो है इस प्रश्न का उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में किस कारण से ये जो है आरंभ में नील खेती का जो है ह्रास होना शुरू हो गया था। ठीक है, इसमें क्या होता? उष्णकटिबंधीय फसल है नील जो है, और 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील के भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी से बढ़कर 95% के लगभग हो गया। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा और जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया था। तो क्या हुआ था? नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा विरोध किया जाना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये जो इनकी प्रसिद्ध कृति थी आनंद मठ से लिया गया था। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। ठीक है,
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कूका, संथाल और नील। तो यहाँ पर सन्यासी विद्रोह जो है उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगार विद्रोह पर, तालुकादारों के विद्रोह पर। तो ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर और विद्रोह दीनापुर, विष्णुपुर वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी यानी कि सन्यासी विद्रोह की यहाँ पर बात की गई है। ऐसे हम उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरिश्चंद्र ने। तो हम देखेंगे किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर वीरभूमि के विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। तो हमने अभी समझा सन्यासी विद्रोह पर कितने सारे प्रश्नों को एक ही चीज़ के लिए हल किया गया है, देख रहे हैं आप, पूछा इतनी बार गया है। विद्रोह दिए गए एक तरफ, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए, कह रहा है कौन से सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है। तो देखिए पावना विद्रोह, आप आपको इसमें करेक्ट आंसर सीधे यहाँ लिख दे रही हूँ। पावना विद्रोह 1873 से 76 के ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। इसके बाद दक्कन किसान विद्रोह जो हुआ था आपका, वो आपका 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह आपका 1894 में हुआ था, हालांकि सब सही दिए गए हैं। कोल विद्रोह आपका जो है वो कोल विद्रोह आपका 1870 में ना होकर 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिखा आपको? ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वो 31 से 32 के बीच में हुआ था। स्पष्ट है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुंगेर के वरिहाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था वो वाकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग थी। किसकी? मुंगेरों के जो वरिहाताल विरोध का उद्देश्य था वो वाकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग की कर रहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक ये चला था और रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत के इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब के प्रभावित हुए, लेकिन अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था, ठीक है। तो यहाँ पर पटना जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था, बेसिकली आपको ये समझना है। ऑप्शन बी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन जो है आप देखेंगे कि बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, और दोनों क्या थे? धार्मिक आंदोलन थे। कौन से? कूका आंदोलन और बहावी आंदोलन। लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। वहीं पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, और इनका उद्देश्य सिख धर्म से प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलनों में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ठीक है। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी, हमने अभी समझा। पागलपंथी विद्रोह प्रमुखता वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, और ये गारो जयंती से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। तो गारो का ये वस्तुतः पूरा विद्रोह था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने देखा कमर शाह ने की थी, ठीक है। करम शाह ने की थी। करम शाह ने जो है पागलपंथ की स्थापना, इन्होंने पंथ की स्थापना की थी। किससे संबंधित है ये? गारो जनजाति से संबंधित है, अभी हमने ऊपर समझा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद राजा, दादू मियाँ, शमशेर गारजी, वजीर अली। तो
फराजी लोग जो है बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन भी करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और ये आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, दादू मियाँ। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी और आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो ये शरीयतुल्लाह के हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? तो ये ट्रावनकोर यानी कि केरला में 1805 में किया था। महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसीलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की और धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत ज़्यादा धृष्टापूर्ण था और इसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिससे नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया था। तो ऑप्शन ए केरल की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प चुनें। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा के पिता थे। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। कह रहे कौन कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जो कथन है वो पूरी तरह से सही दिया गया है। ऑप्शन ए गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ। ठीक है, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति राणा ने, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। तो जो प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू वम में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की और फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई। 1883 में आमरण अनशन में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आई होप आप सबको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न नहीं समझ आता है, कुछ और आपकी इच्छा है समझने की, काम करने की, बात पूछने की, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई बात है तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करें ताकि वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। हम और नए इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, सो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।